नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो ये अपनी कौन सी क्लास है भैया? नंबर देख लेते हैं पहले। 74वीं क्लास है, ठीक है। और 74वीं क्लास है तो इसका मतलब दिखती बात है कि 73 क्लासेस पहले हो चुकी है और 73 क्लासेस हुई है, यानी कि बहुत सारा कोर्स जो है हो चुका है, ठीक है। अब पशु परिचर के अंदर एक बात गांठ बांध दो कि राजस्थान जीके पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान जीके आप लोगों को बिल्कुल जो है अंगुलियों पे याद करवाने का काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पशुपालन की क्लासेस भी चल रही है, यानी कंप्लीट कोर्स आगे बढ़ रहा है और विद्यार्थी बड़े इत्मीनान से और धैर्य के साथ में पढ़ेंगे तो बड़े आराम से जो है आगे भी बढ़ेंगे और याद भी करेंगे। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन लोक कलाएं। इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? हस्तशिल्प। अब कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि नए विद्यार्थी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हमें तरह तरह के कमेंट देखने को मिलते हैं कि हाँ सर ये तो वो है, ऐसे है, वो है। अब कंपटीशन में यदि आए हैं तो आपको समय तो लगेगा सारी चीजें सीखने में। आप क्या है कि एक ही पहलू से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है कि दूसरी जगह कोई चीज देखने में अरे नहीं ये तो गलत है, वो सही था, ये सही था। तो ये उहापोह की स्थिति बनेगी और ये क्लियर कब होगी? जब आप खुद जो है इस पे समय देंगे और धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी। एकदम से कुछ भी क्लियर नहीं होता। वैसे ही लोक कलाएं और हस्तशिल्प में भी अंतर है। मैंने बताया था कि हस्तशिल्प किसे कहेंगे? जो हाथों का शिल्प है और आर्थिक जो है आजीविका चलाने के लिए उसका आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाएगा। लोक कलाएं क्या है? संस्कृति की पहचान है, यानी कि वो उस क्षेत्र विशेष की उस संस्कृति को आगे लेकर जाएगी। जैसा थंबनेल भी हमारा देखो, एडिटर बहुत बढ़िया बना रहा है आजकल। तो ये देखो, ये जो लोक कलाएं देखोगे आप तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें, जैसे कि इसमें फड़ चित्रण आएगा, वो भी लोक कला के अंदर आएगा। सांझी चित्रण आ जाएगा, मांडने, विल, कोठिया, ठीक है, ये सारे जो है ये आएगी लोक कलाएं। फिर इसमें थोड़ा सा एक और अंतर आ जाता है, लोक नाट्य और लोक नृत्य। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है और सारे अलग अलग टॉपिक है, अपन किसी को भी मिक्स नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएगी। आप लोगों को धैर्य के साथ में पढ़ते रहना है और सवाल बाहर जाने वाले नहीं है। क्लास से कोई रह भी गया तो टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज से भी रह गया बुक से कवर हो जाएगा। अपन 5 तरीके से कवर कर रहे हैं। तुलुगमा पद्धति से घेर लिया है और ध्यान है तुलुगमा पद्धति बाद में तो मतलब जो तुलुगमा पद्धति लगाता है वो जीतता ही है। तो यदि पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ोगे तो 25 और अपना सिलेक्शन, ठीक है। तो आज क्या पढ़ रहे हैं? लोक कलाएं। एक ही क्लास काफी है दिमाग में छापने के लिए, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसके बाद में आप लोक कलाओं में से सवाल गलत करने वाले नहीं हो। करें शुरुआत? चलिए शुरू करते हैं। भैया पहली स्लाइड कहां है? शक्तिमान जी आ जाओ। हाँ देखो स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। पहले कोई आप लोगों को पढ़ने की या देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जहां पे मैं आप लोगों को फिर पढ़ाने के लिए लेकर जाऊं वहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये सबसे सही तरीका है, ठीक है। आप खुद ही यदि क्या हम तो पढ़ लेते पूरा, तो वो पढ़ने को तो बेटर खूब मिलता है, इंटरनेट भरा पड़ा है। लेकिन मेन चीज क्या है? समझ के याद रखनी। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फड़ चित्रण, ठीक है। राजस्थान की लोक कलाएं। और सबसे पहले लोक कला से पहले अपन समझ लेते कि लोक कला है क्या। चलिए मैंने परिभाषा भी शामिल की है इसमें कि लोक कला है क्या। आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम और प्रदर्शन से जब स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वो लोक कलाएं हैं। अब देखो जैसे कि नाट्य हो गए, वो भी लोक कला का हिस्सा है, नृत्य भी है। लेकिन अपन जो इसमें लोक कलाएं पढ़ेंगे वो स्पेशली अपन को जो लोक कला वाले चैप्टर में पढ़नी है। फिर नृत्य वाले चैप्टर में नृत्य अलग से पढ़ेंगे, नाट्य वाले चैप्टर में नाट्य अलग से पढ़ेंगे। लोक नाट्य जैसे गवरी हो गई। लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, गरासियों के अलग है, बीलों के अलग है, बहुत सारे हैं, कालबेलिया वगैरह ये सारे। तो यहाँ पे लोक अपने क्या है, लोक कला की एक मतलब डेफिनेशन समझी है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जाम में तो पूछे जाते हैं फैक्ट और फैक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहली जो अपन पढ़ने जा रहे हैं लोक कला वो है फड़ चित्रण। देखो ये फड़ जो है वो पढ़ शब्द से बना है। किससे? पढ़ शब्द से बना है। पढ़ का अपभ्रंश कह सकते हो आप, पढ़ से बन गया फड़, यानी कि उसको पढ़ना है। पढ़ से क्या मतलब है? इसका वाचन। देखो हिंदी संस्कृत सभी आएगी धीरे धीरे सामने। पढ़ का क्या मतलब है? वाचन करना है, यानी कि फड़ जो होगी उसका वाचन होगा। यदि आप पहली बार भी फड़ चित्रण पढ़ रहे हो या आपने पहले भी पढ़ चुका है तो भी आप लोगों के एक एक चीज क्लियर होगी। इसके अंदर
7 रंगों का प्रयोग किया जाता है। टोटल 7 रंगों का प्रयोग होता है, जिसमें देवताओं के अलग होते हैं, अपने क्या कहते हैं कि खलनायक के अलग होते हैं, नायक के अलग होते हैं, राक्षस के अलग होते हैं, सारी चीजें जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूं अब होता क्या है। ये कपड़े पे देवी देवता या ऐसे युग पुरुष की मतलब कथा चित्रांकन किया जाता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसा काम किया है कि उनको याद किया जाए। ज्यादातर ये होती है लोक देवताओं की, ठीक है, देवी देवताओं की या लोक देवताओं की होती है। तो देखो छिपा समाज के लोग, अब छिपा समाज के इसलिए क्योंकि छपाई है, रंग देखो ये है, तो इसमें छिपा समाज के लोग, लेकिन फड़ चित्रण को प्रसिद्धि दिलाने वाला जोशी समाज है। ठीक है, छिपा समाज के लोगों द्वारा कपड़े पर देवताओं की गाथा या चित्रों को उकेरना फड़ कहलाता है। और फड़ शब्द किससे बना है? पड़ से बना है। संबंधित देवों के भोपों द्वारा, यानी कि इनको जो मानते हैं, पुजारी कह सकते हो आप यहां पे, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनता है भोपा शब्द से ही, कि इनके भोपों द्वारा इनका वाचन किया जाता है, और समय समय पे अलग अलग वाचन किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है, ये तो हो गया। ठीक है, अब छिपा समाज के लोग, लेकिन प्रसिद्धि दिलाई है ना वो शाहपुरा का जोशी परिवार है। आओ फड़ की विशेषताएं देखते हैं। प्रसिद्ध कहां की है? शाहपुरा की। पहले पढ़ते थे अपन कि शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध है, अब पढ़ते हैं सिर्फ शाहपुरा, क्योंकि शाहपुरा खुद अलग जिला बन चुका है। ठीक है, तो फड़ कहां की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। पहले भी शाहपुरा की थी, लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता था, अब शाहपुरा शाहपुरा में ही आता है। कहां की प्रसिद्ध है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जोशी परिवार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोशी परिवार द्वारा प्रसिद्धि दिलाई गई 2 व्यक्तियों के नाम ध्यान रख लेना। एक तो श्रीलाल जोशी, ठीक है, श्रीलाल जोशी, और एक महिला चित्रकारा पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को तो याद रखना ही है। इन्होंने बहुत प्रसिद्धि दिलाई है फड़ चित्रण को। ठीक है, श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी। अब देखो अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन की भी फड़ बनाई हुई है। बोलो, देवताओं की तो बनाई है, इनकी यहाँ जो बॉलीवुड के नायक की भी बनाई हुई है। चलिए, मुख्य रूप से इसमें कलर होते हैं 7। ठीक है, 7 रंगों का ये जो आप देख पा रहे हो यही फड़ है। डिजिटल बोर्ड के कितने फायदे हैं कि जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वो चीज देख लेते हैं। अब मैं यदि ब्लैक एंड व्हाइट उस बोर्ड पे होता तो मैं फड़ चाह कर भी नहीं बना सकता आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जो है आप हाथों हाथ देख लेते हो, चीजें क्लियर हो जाती है। देखो यहाँ पूरी जो है, देखो जन्म से लेकर और फिर उनका पूरा विवाह तक की देखो ये स्टोरी है। ठीक है, राक्षस से कहा युद्ध किया, कैसे किया, ये सारी यानी कि पूरी उनकी गाथा आ जाती है। और इनको पढ़ते हैं, यानी कि गायन शैली में वाद्य यंत्रों के साथ में भोपे पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते का मतलब है वो गीत के अनुसार गाथा गाते हैं, पूरी मंचन होता है पूरी तरीके से। अब देखो इसमें यदि आप लिखना चाहो तो देखो और चीजें यदि लिखना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि नायक का जो कलर होता है ना, नायक का जो रंग इसमें भरा जाता है, वो नायक जो होता है वो लाल रंग भरते हैं। ठीक है, खलनायक यानी विलेन, भाई स्टोरी है, कथा चलेगी तो नायक भी होगा खलनायक भी होगा, खलनायक हरे रंग का भरते हैं। ठीक है, और कोई राक्षस ही, खलनायक ने भी कोई राक्षस भेजा, कई जने कहेंगे सर राक्षस ही तो खलनायक हुआ। देखो बॉलीवुड री पिक्चर देखिए थे तो अमरीश पुरी मैन गुंडो, ठीक है, मैन गुंडो बस दूजा और गुर्गा भेजता क्या लेके आओ उसको काली पहाड़ी पे। ठीक है, तो वो गुर्गे जो जाते वो राक्षस होते थे और मैन जो गुंडा था वो खलनायक था। तो यहाँ पे भी राक्षस भेजे जाते, मैन जो है पीछे से जो कठपुतली चला रहा है वो तो अलग है, और यहाँ पे राक्षस वाक्षस भेजे तो फिर देखो यहाँ पे राक्षस लड़ने के लिए भेजे तो राक्षस का जो रंग होता था वो काला भरा जाता है इसके अंदर। ठीक है, राक्षस क्या काले बनाते हैं, अपने सीरियलों में देखे ना, धारावाहिक के अंदर ये धार्मिक जो धारावाहिक आते हैं काले रंग के ही राक्षस होते, तभी तो कोई डरेगा, काला बनाएंगे, गोरा बना दे तो क्या डरेगा है। तो इसलिए ये रंग भी थोड़े से ध्यान में रख लेना। हालांकि अपने आरबीएससी वाली अगर किसी ने स्टूडेंट ने मेरी जो किताब पढ़ी है 6 से 10th वाली आरबीएससी, उसके अंदर लोक कलाओं के इतने शानदार प्रश्न और व्याख्या दी रखी है, यदि किसी ने पढ़ी है तो बताना उसमें, यदि पढ़ी आपने, उसके अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है, तो बताया भी था उस समय। चलिए वैसे मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ी है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने पढ़ी है, मैं जानता हूँ। ठीक ये लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। मेन चीज तो आपको यह पूछा जाएगा कि फड़ चित्रण कहां का प्रसिद्ध है। सबसे पहला प्रश्न बनता है तो शाहपुरा। किसने प्रसिद्धि, कौन सा परिवार इसके लिए कार्य करता है, तो जोशी परिवार है। वैसे छिपा समाज के लोग सारे कार्य करते हैं, लेकिन प्रसिद्धि दिलाने वाले शाहपुरा के जोशी परिवार है, जिन्हें पहले भीलवाड़ा के जोशी परिवार कहा जाता था।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहीं से आ गए, कपड़े पे बनाई जाती है ये, ठीक है। अब आते हैं अलग अलग जो लोक देवता है उनकी फड़ से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो धैर्य के साथ बड़े इत्मीनान से क्लास देखनी है, चैट बॉक्स में ऊपर नीचे दमीड़ा नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ फोकस करना है क्लास के ऊपर, तब तो है फायदा, नहीं तो में किम फायदो कौन है, ठीक है। अब देखो राजस्थान की प्रमुख फड़ है जिसमें पाबूजी की फड़। आप लोगों को जब पाबूजी पढ़ा है, जब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। अब बीच में याद आ गया मुझे तो बता देता हूं, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। यदि पूछे कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की फड़ है। सबसे प्रसिद्ध फड़ पूछते हैं तो पाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है, प्रश्न बनता है। नायक इनके बोपे होते हैं कि इनके बोपे जो होते हैं वो नायक जाति के लोगों द्वारा वाचा जाता है, वाचन किया जाता है। और वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। आधे कटे नारियल पे चमड़ा मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र रावण हत्ता कहलाता है। जब मैं नई नई तैयारी करता तो जब पहली बार शब्द पढ़े रावण हत्ता, तो मन यूं लागो कि रावण के हाथ के बाल से जो है वाद्य यंत्र बनाते होंगे या खाल से बनाते होंगे, तब रावण हत्ता नाम है इसका। भाई सब तो देख के ऐसे लगता है, फिर पढ़ा तो पता चला कि आधे कटे हुए नारियल के ऊपर जो है खाल मढ़ के बनाया जाता है, उसे कहा जाता है रावण हत्ता। मैं पढ़ाऊंगा वाद्य यंत्र भी आप लोगों को, वाद्य यंत्र की पीडीएफ मैंने दी थी टेलीग्राम पे, है ना। तो देखो ये रावण हत्ता ध्यान रखना है, वाद्य यंत्र नायक जाति के जो होते हैं वो पे वाचन करते हैं। अब चूंकि पाबूजी पढ़े तब अपन ने ये पढ़ा था कि देवासी या रायका जाति के आराध्य देव कौन है, पाबूजी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, पाबूजी को। तो यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि ऊंट के बीमार होने पर इस फड़ का वाचन किया जाता है। क्या प्रश्न बन सके, क्या सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है, क्या पाबूजी की है। ऊंट के बीमार होने पर किसका वाचन किया जाएगा, कि पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। और क्या बन सकता है कि कौन से जाति के जो भोपे हैं वो वाचन करते हैं, तो नायक जाति के, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। बस यूं ज्यादा सवाल पाबूजी में कौन बनाए, ठीक है। आओ आगे देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी से रिलेटेड जीजीडी फैक्ट अभी कुछ समय पहले दिया भी था आपको, 2-3 दिन पहले, इनके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में, तो बहुत शानदार उसमें मेहनत करके दी थी। यदि नहीं देखा तो टेलीग्राम से देख लेना। देखो देवनारायण जी की फड़ में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़। अब नए टाबरा रहे समस्या है क्या गुरु जी सब लंबी भी लिख दियो और सब छोटी भी लिख दियो, तो मैं याद क्या करा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि एक लोक देवता की एक ही फड़ हो ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कई सारी फड़ें बनाई जाती है। तो इनमें सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की ही बनी है अब तक, और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की ही बनी है। तो दोनों के मामले में अपन को देवनारायण जी ध्यान रखना है, बस सिंपल सी बात है कि नहीं। लेकिन यदि क्लियर नहीं किया होता तो आपके दिमाग में घोड़े दौड़ते कि सबसे लंबी भी लिखा दी सबसे छोटी भी लिखा दी, अब याद क्या करा, गुरु जी तो खुद कंफ्यूज कर रही है। तो इसलिए बता दूं, एक और कंफ्यूजन आगे और क्लियर करूंगा आप लोगों का, आता है मुझे पता है, ठीक है। तो सबसे लंबी पूछे चाहे सबसे छोटी पूछे, देवनारायण जी की जय बोल देना। बोपे यानी कि गुर्जर समाज के आराध्य देव है कि नहीं, सभी को ध्यान है। गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण जी है, तो गुर्जर समाज के लोगों द्वारा ही वाचन किया जाएगा। तो भोपे यदि पूछे आप लोगों को कि इनके फड़ का वाचन कौन से भोपे करते हैं, तो गुर्जर समाज के लोग करते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र जंतर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुर्जर समाज के लोग और जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनका वाचन किया जाता है देवनारायण जी की फड़ का। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहां पे आप लोगों के लिए बढ़िया एक ट्विस्ट है, 1992 में इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। अब यही चीज मैंने देवनारायण जी पढ़ाए आपको तब बताया भी था, लेकिन होता यह है कि गुरुजी एक क्लास में आपने बताया कि 1992 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ, एक क्लास में आप बताते हो कि 2011 में डाक टिकट जारी हुआ। क्या आपको खुद को नॉलेज नहीं है या हमें कंफ्यूज करने के लिए आते हो? अरे बता, मैं कंफ्यूज करना चाहता हूं तो मैं क्लास क्यों दे दूं? और मैं क्लास दे रही हूं और 24 घंटे के मायने 30-40 हजार लोग देख रहे हैं, तो इनको मतलब की न की तो है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि जहां जहां आप कंफ्यूज होते हो ना, ये बात पक्की है कि आप लोगों ने समझा नहीं है, या फिर आपने सिर्फ एक तरह से पढ़ा है दूसरी तरह से पढ़ा नहीं है, या आपने बहुत सीमित पढ़ रखा है, आप उसको समझ नहीं पाए हो। यहां से बताई हुई एक एक चीज जो है, एक एक क्लास बहुत विश्लेषण और शोध के बाद में आती है।
आप लोग तो क्या पढ़ते हो, बड़े बड़े विद्वान देखते हैं रोज क्लास है कि कहां गलती करें और कहां हम पकड़े। ठीक है, तो देखो थान में एक चीज स्पष्ट कर दूं, यहां पे लिखा है कि 1992 में इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। किसकी? देवनारायण जी की फड़ पे। जो यहाँ पे यदि आप देखोगे आपको दिख रहा है या नहीं, मैं बता दूं कि यहां लिखा हुआ है 1992 और यही है फड़ का डाक टिकट जो फड़ पे जारी हुआ है। लिखा हुआ है फड़ चित्र देवनारायण जी, 5 रुपए का। ये डबल जीरो छोटे लिखे हुए हैं यानी कि पैसे हैं। तो ये कितने हैं? 5 रुपए का डाक टिकट। तो गुरुजी 2011 में पढ़ाया, देवनारायण जी पढ़ाया, वो क्या था? देवनारायण जी लोक देवता पर स्वयं, यानी कि स्वयं व्यक्ति, ठीक है, लोक देवता पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, वो 2011 के अंदर हुआ है। यानी कि वो फड़ पर नहीं हुआ है, फड़ पर 1992 के अंदर और 2011 में लोक देवता स्वयं देवनारायण जी पर जारी हुआ। अब आगे बात समझ कि 2011 बताया वो भी सही बताया था, 1992 बताया वो भी सही बताया है, लेकिन आपके समझने का फेर रहा है। तो अब तो क्लियर होगी कि पढ़ाई, मैं इसलिए कहता हूं यदि समझ में नहीं आया आप अपने स्तर पे शोध करो, नहीं कर पाते हो तो धैर्य रखो, जब आगे चैप्टर आएगा जैसे आएगी चीजें क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए आप नियमित होने चाहिए। आप तो भटकते फिरते हो, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो बाउंस होने वाली बॉल है तो बाउंस होके ही निकल जाती है। जो व्यवस्थित तरीके से चलेंगे उनको सारी चीज समझ में आती है। इसलिए कहता हूं एक या दो टीचर को पकड़ के रखो, उनको पूरी तरीके से फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा मुझे पकड़ के रखो, ठीक है, कि मुझे ही फॉलो करो, कभी नहीं कहता। मैं रणनीति की वीडियो मैं जब भी बनाता हूं देखना, मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास से पढ़ो, मेरी ये पढ़ो, मैं आप लोगों को निष्पक्ष मार्गदर्शन देता हूं कि ये चीज है। हाँ, मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझसे पढ़ो, हो सकता है आपकी उस क्राइटेरिया में मैं फिक्स बैठ रहा हूं तो मुझसे पढ़ो। मुझसे बेहतर कोई फिक्स बैठ रहा है उससे पढ़ो पहले, क्योंकि वो यदि मुझसे बेहतर आप लोगों को याद करवा रहा है तो आपका फायदा तो उधर है। मेरा फायदा नहीं देखना है, आप लोगों को आपका फायदा देखना है यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए इसके बाद में कि अब थर्ड पे जो है 1992 में डाक टिकट है ये बताया, और देवनारायण जी पढ़ाए थे तब देवनारायण जी वाला वो भी बताया था, 2011 लिखा हुआ वहां पे, देखना उस क्लास को वापस, ठीक है। तो वो देवनारायण जी पर स्वयं पे है और ये देवनारायण जी की फड़ पे है। आगे बात समझ में? अब इनु डिटेल और इनु हल्लो कोई नहीं समझा सके था, ठीक है। अब आगे रामदेव जी दर्शन करा, रामदेव जी की फड़। अब देखो सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता है, 24 वाणियां पुस्तक लिखी, सारे पढ़ चुके हैं अपन, उर्दू काश्मीर में जन्म हुआ वगैरह सब। अब मैं तो यूं है कि शब्द आवे मेरे पूरी पाची रिवाइड हो जाए, आपके भी ये होना चाहिए, तब आप जो है कंपटीशन में बढ़ोगे आगे। तो यहां पे ध्यान रखना है, सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चितेरा द्वारा इनकी फड़ का सबसे पहला चित्रांकन किया गया। फड़ जो है बनती रहती है और भी बनाते हैं, और इन फड़ों को जो है व्यवस्थित रखा भी जाता है, निस्तारण भी बाद में किया जाता है, जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो पधराई जाती है, ठीक है, तो निस्तारण भी किया जाता है। भोपे जो होते हैं कामड़ समाज के या कामड़ जाति के लोगों द्वारा वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र, इसमें भी क्या है? रावण हत्ता। तो यहां पे भी रावण हत्ता, बाबू जी में भी, और यहां रामदेव जी में भी रावण हत्ता है, ठीक है, दोनों के अंदर रावण हत्ता ध्यान रखना है। ये दो फड़ कैसी है देखो, रामदला और कृष्णदला की फड़ है जो हाड़ौती में प्रचलित है। पूछ सकते हैं हाड़ौती कहां है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो पठारी भाग है वो हाड़ौती है। हाड़ौती में प्रसिद्ध है और भाट जाति के भोपों द्वारा वाचन किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसके अंदर, ठीक है। और भैंसासुर की जो फड़ है इसका वाचन ही नहीं होता, इसका वाचन नहीं होता। सीधा प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सी फड़ का वाचन नहीं होता? तो भैंसासुर की फड़ का वाचन ही नहीं होता। तो क्या करते हैं? सिर्फ दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? केवल दर्शन के लिए रखी जाती है, और बावरी जाति या बांगरी जाति के अंदर यह लोकप्रिय है। अब इसमें आपको भोपे कभी नहीं पूछेंगे कि कौन से भोपों द्वारा वाचन होता है, क्योंकि यही लिख दिया वाचन नहीं होता, इसलिए यह अलग प्रश्न बनता है और यह बनता बहुत बार है। तो रामदला कृष्णदला की फड़ में वाद्य यंत्र नहीं होता और इसका वाचन ही नहीं होता, भैंसासुर वाली का वाचन ही नहीं होता। आगे बात समझ, ये सारी जो है आप लोगों के हो गई क्लियर, सारी की सारी फड़ ये सारी आपके क्लियर कर दी। अब ले लो आप स्क्रीनशॉट, अब आपके कोई कंफ्यूजन पीछे नहीं रहा, ठीक है। अब चला आगे, आगे चलने से पहले मैं बता दूं यदि किसी को ध्यान नहीं है तो, कि आप लोगों को जो जीजीडी फैक्ट जीजीडी ऐप अपडेट कराया था उसके पीछे का कारण था ये। अब अपन ने जो है कॉम्बो लॉन्च किया है। कॉम्बो में सीधा सीधा फायदा है। एक जनी आज के एक छोरी बड़े समझ नहीं आई कि गुरुजी 51 और 35 86 तो वैसे ही हो गए, और यहाँ पे 65 और जीएसटी लग के 76 हमारे ऐसे ही लग रहे, तो 10 रुपए का ही तो फायदा है। नहीं बेटा, ये 86 प्लस जीएसटी जोड़े यहाँ,
तो 100 से ऊपर जाएगी। ये जीएसटी सब में जुड़ता है, और मैं कहता हूं जीएसटी जुड़ेगा। जीएसटी आप हमें नहीं देते हो, सरकार में जाता है सीधा। आप हमें देते हो ना, वो हमें पूरा 18% जमा करवाना पड़ता है सरकार में, कई सारे नियम है। तो ये सीधा सीधा फायदा आप लोगों को देने के लिए। अब इस पे जीएसटी जुड़ेगा तो कम जुड़ेगा, इस पे जीएसटी जुड़ेगा और ज्यादा जुड़ेगा। इसलिए हमने तो देखो जैसे फायदा पहुंच सकता है ना, मेरे को क्या पड़ी थी, मैं तो ये अलग से लॉन्च करता, ये भी अलग से की भी है, जिसको अलग अलग ज्वाइन करनी होगी अलग अलग करेगा। मुझे क्या पड़ी थी, मैंने ऐप में इंप्लीमेंट करवा के, लाखों रुपए का इन्वेस्ट होता है तब सारे इंप्लीमेंट होते हैं, और ये तो चलता ही रहता है खर्चा, लेकिन हम उस तरफ नहीं देखते कि हाँ करवाना है तो करवाना है। तब जाके जो है ये चीज आप लोगों को दी है। और आने वाली जो है और भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, वो अब कॉम्बो के साथ में होगी, अलग भी होगी, कॉम्बो के साथ में होगी। अब एक विद्यार्थी कहे कि गुरुजी पहले वाली भी कॉम्बो में दो, नहीं दे सकते। पहले वाली क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, अभ्यास कर रहे हैं, अब उनको कॉम्बो में देंगे तो आने वाले तो स्टूडेंट को फायदा है, लेकिन उनको, उनके मन में तो थोड़ा सा फील होगा ना। इसीलिए हम बार बार ऑफर भी नहीं देते, सिर्फ लॉन्चिंग के समय देते हैं, ताकि एक्टिव स्टूडेंट को फायदा हो। इसीलिए यहाँ पे 5 दिन का ये ऑफर दिया गया। बाद में इसकी रेट बढ़ेगी, 65 के 70 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, और उसमें प्लस जीएसटी होगा ही। ठीक है, प्लस यानी अलग से जीएसटी जुड़ेगा उसके अंदर। तो फायदा आपका इसी में है, पहले भी बताया था। ये 5 दिन के अंदर, ठीक है, आज 21 फरवरी को लॉन्च की है, डेट भी बता दूं, क्या पता आप 4 दिन बाद ही वीडियो देखो तो तब से 5 दिन काउंट कर लो। 21 फरवरी को लॉन्च की है, तब से 5 दिन के अंदर ये ऑफर रहेगा, इसके बाद में बढ़ सकता है। मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आपको 4 महीने बाद भी इसे ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन समय पे करोगे तो फायदा आपका है। और 4 महीने बाद तो शायद ही आप ज्वाइन कर पाओ, क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है कि महीने भर में हमें सोल्ड आउट इसे करनी पड़ेगी। इसके बाद में कोई इसमें एनरोल नहीं हो सकता। तो ये वीडियो देख लेना, इसका अलग से बना रखा है, वो देख लेना, उसमें सारी डिटेल बताई है। और जिन्होंने ज्वाइन कर ली उनके तो मतलब कमेंट आने भी लगे कि गुरुजी निहाल होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं इनके अंदर। फॉर्मेलिटी कहीं नहीं है, ऐसा तो नेट पे कंटेंट भरा पड़ा है, लेकिन एग्जाम के अनुसार और किस तरीके से देनी है चीजें वो सारी। और इनके अंदर है ना निर्देश भी लिखे हुए हैं, वो पढ़ना, किसमें व्याख्या है किसमें नहीं है, क्या है, निर्देश सारे लिखे हुए अंदर। कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, निर्देश पढ़ा करो ऊपर, वो पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बतानी जरूरी थी, बता दी, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते, तो आप जो वीडियो पे ध्यान दिया करो। ठीक, और फिर जो है, फिर भी आपके समझ नहीं आती ना चीजें, तब अरे ठीक है चलो, फिर भी समझ नहीं आती तब जो है कमेंट किया करो। ठीक है, चलो अब अपने पढ़ते हैं सांझी चित्रण। सांझी चित्रण के बहुत सारे नाम हैं, संज्ञा चित्रण, सांझी चित्रण, मारवाड़ी में क्या हांजी, हंजिया, यूं भी कह दिया करें, यानी सांझी चित्रण के बहुत सारे नाम हैं। देखो सांझी चित्रण, अभी मैं फोटो भी बताऊंगा आपको कहते किसे हैं, मतलब दिखता कैसा है। ठीक है, सबसे पहले समझो सफेद पुती हुई दीवारों पे पहले सफेद पोत दी जाती है दीवारें, कच्चे जो घर होते हैं ना उनमें, यूं नहीं के मार्बल बीडीओडो हैंडबीम में सांझी चित्रण हुई नहीं है। कच्चे जो घर होते हैं, लिपाई का जिसमें काम होता है, वहां पे ज्यादा होती है। तो दीवारों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से आकृतियां उकेरना सांझी चित्रण कहलाता है। हालांकि ये पूछे तो पूछे, ये परिभाषा से नहीं पूछते, कभी पूछते क्या है वो भी बताता हूं। ठीक है, ये पूछते हैं, लगाओ इंपॉर्टेंट, इन्हें दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है, ये पूछा जाता है। कब बनाते हैं? श्राद्ध पक्ष में। ये भी पूछते हैं, संजूली, सांजुली, सिंजी, सांझी, हांजिया वगैरह इसके नाम है अलग अलग। ठीक है, मारवाड़ी में भी कह दिया करे, हिंदी में भी कह दिया करे, तो ये अलग अलग नाम है। ये पूछा जाता है। इसे माता पार्वती का रूप माना जाता है। कुंवारी कन्याएं ज्यादातर व्रत करेगी तो अपने लिए अच्छे पति के लिए ही करती है ज्यादातर। मैंने तो त्योहारों में इतने देखे हैं, तो सब कुंवारी ऊब छठ कर दी, या कोई भी कुंवारी कन्याएं, जहां कुंवारी शब्द आएगा कुंवारी कन्याएं कर रही है, तो मतलब बढ़िया धनी चीज जनी करी। और माता पार्वती और शिव की पूजा तो होती है, चाहे गणगौर देख लो चाहे कहीं भी, तो यानी कि वो अच्छे पति की कामना के लिए ही व्रत किए जाते हैं। तो ये पूजा भी उसके लिए ही आप मान सकते हो। देखो ये है, अब ये जो सांझिया है, ये आरबीएससी की किताब में भी दे रखा, अपनी पशु परिचर की किताब में भी दे रखी है, अच्छे तरीके से देख लेना। अब इसमें जो है दिन के अनुसार अलग अलग सांझी चित्रण किए जाते हैं, गोबर से बने हुए चित्रण होते हैं, ये तो है। 15 दिन तक ये चलता है लगभग, और 15 दिन जो है अलग अलग चित्रण कैसे होते हैं। देखो पहले दिन सूर्य चंद्रमा तारे, ठीक है, चांद सूरज बढ़ा दिए पहले ही दिन। दूसरे दिन बनाया 5 फूल, ठीक है, दूसरे दिन बनाया क्या 5 फूल। तीसरे दिन बनाए पंखी, चौथे दिन बनाए हाथी, हाथी के पैर कितने के 4, चौथे दिन बनाए हाथी। 5वें दिन चौपड़ बनाई, ठीक है, 4 के जस्ट बाद में लेना है चौपड़, 5वें दिन चौपड़ बनाई। छठे दिन बनाए साखिया यानी स्वास्तिक,
साखिया भी कह दिए जाते हैं, कई जगह अलग अलग नाम कह देते हैं। स्वास्तिक बनाया क्या? छठे दिन। सातवें दिन बनाए घेवर, ठीक है, भाई बहनों का साथ, घेवर रक्षाबंधन पे खाते ही है, तो सातवें दिन बनाया घेवर। आठवें दिन बनाए ढोल नगाड़े, ठीक है, आठवें दिन क्या बनाए? ढोल नगाड़े। और 10वें दिन बनाया क्या? खजूर का पेड़ बनाया। अरे 9वें दिन वाला कहां गया? देखना पड़ेगा, ठीक है, बताए थे, चलो कमेंट करके बता दूंगा। 8वें दिन क्या बनाया? ढोल नगाड़े बनाए। और अंतिम 5 दिन, ठीक है, अंतिम 5 दिन जो है वो संध्या कोट कहलाते हैं। तो संध्या कोट के बीचों बीच आकार में सांझी माता और मानव पशु पक्षी आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 9वां दिन वाला मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये बाकी रखना है एक, ठीक है, क्योंकि ये 9वें दिन वाला मुझे भी याद नहीं है एक्चुअल में। और वैसे ये पूछते नहीं है इतना कि हाँ पहले दिन कौन सा, दूसरे दिन कौन सा, लेकिन फिर भी संध्या दर्शन पढ़ रहे हैं अपन, सांझी दर्शन, तो इसको पढ़े। तो ये मैं कमेंट पिन कर दूंगा इसमें, ठीक है, इस वीडियो के अंदर ही ये वाला जो ये मिस हुआ है ना अपना 9वां, ये कमेंट में पिन कर दूंगा कि ये इस तरीके से, ठीक है, फिर समझ जाओगे। चल अब ध्यान रखना, यहां पे आते हैं मांडने। क्या? मांडने। अब मांडने में यूं ही है कि है क्या? चित्रकारी है एक तरह की मांडने। ये जो है गोबर से बनाई जाती है, ठीक है, और यहां पे जो है सफेद उस कलर से ऐसे बना देते हैं। तो देखो, घर की देहरी, चौखट, घड़ा रखने के स्थान पर या पूजन स्थल है वहां पे बनाए जाते हैं अलंकृत चित्र जो है वो मांडने कहलाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग अवसरों पर अलग अलग मांडने बनाए जाते हैं, जिनमें अपने कुछ खास पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, विवाह के अवसर पर स्वास्तिक, गणेश जी, लक्ष्मी जी और पेड़ के चित्र आदि बनाए जाते हैं। लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के ये है ना, ये आप करना पैर, ठीक है, मिस टाइप है, लक्ष्मी जी के पैर। बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक आदि बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन पे श्रवण कुमार बनाया जाता है। गणगौर पर घेवर, लहरिया आदि बनाए जाते हैं। तीज पर भी घेवर, लहरिया, बगीचा बनाए जाते हैं। और तीर्थ यात्रा से लौटने पर पुष्कर मेढ़ी या पथवारी। देखो पथवारी माता भी है, पथवारी माता है, क्या है? पथवारी माता। ये इन्हें कहा जाता है रास्ते की देवी। इन्हें क्या जाता? पथ की या रास्ते की देवी, ये पूछा गया प्रश्न है। रास्ते की देवी या पथ की देवी। कहीं भी यात्रा पे जाने से पहले इनकी पूजा की जाती है, जैसे जान चढ़ावा भी होता है ना, बारात निकासी, उस समय भी इनकी पूजा की जाती है। तो ये रास्ते में जो है रक्षा करती बताते, इसलिए पथवारी देवी, ठीक है। तो ये प्रमुख मांडने हो गए आपके, ये हो गई संध्या दर्शन। और ये 9वां जो है मैं कमेंट पिन कर दूंगा इसमें, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो नेक्स्ट, ये पहले तो ये देख लो कि ये क्या है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है चित्र, ठीक है। ये तो है आपके सांझी चित्रण, ठीक है, सांझी चित्रण है। सांझी चित्रण के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? मच्छेंद्र नाथ मंदिर, उदयपुर वाला, ठीक है। तो ये देखो गोबर से चित्र उकेरे जा रहे हैं, है कि नहीं? स्वास्तिक वगैरह सारे बनाए ना, ये देखो चांद, सूरज वगैरह सब, 5 फूल बनाए, ये 5 फूल, तो सारे जो अपन ने लगभग बड़े हैं वो बात सही है, ठीक है। और ये है मांडने। अब इसमें देखो ये सफेद कलाकारी इसमें की है ना, इसमें सफेद जो अलंकृत चित्र है, तो ये मांडना है, ये सांझी है। देख ली, समझ ली, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब जो है ये थोड़े बहुत इनमें से बनते कम है वैसे सवाल, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान तो देना पड़ेगा। इन्हें कहा जाता है पाने। अब पाने का मतलब ही होता है कागज। क्या मतलब होता है? कागज। मारवाड़ी में कहते हैं पाना, ठीक है, पेज, पन्ना, इससे बना पाना। तो देखो देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र। अब जैसे हर किसी को पेंटिंग करनी आती भी नहीं, तो कागज पे बने हुए चित्र होते हैं, ले जाके सीधा चिपकाना होता है। तो कागज पर बने चित्र जो होते हैं वो पाने कहलाते हैं। इनमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, शिव पार्वती जी आदि के पाने प्रसिद्ध है। नहीं पूछा जाता। ये पूछ सकते हैं कि श्रीनाथ जी के जो पाने होते हैं ना, वो सबसे अधिक कलात्मक होते हैं, रंगों का प्रयोग इसमें ज्यादा होता है। तो ये सबसे अधिक कलात्मक श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा वाले, ठीक है। फिर देखो नाथ द्वारा की बात आई तो पिछवाई कला। पिछवाई क्या है? पिछवाई कला लिख देना इसके पीछे। पिछवाई कला सीधा पूछते हैं कहां की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की। कहां की? नाथ द्वारा की। और जीआई टैग मिला है, बता ही दिया मैंने कल आपको, ठीक है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने चित्र पिछवाई कहलाते हैं। इनके पीछे बने होते हैं, इसीलिए कहा जाता है पिछवाई, ठीक है। और नाथ द्वारा के गौड़ और जांगीड़ समाज के लोग जो है इसका कार्य करते हैं अधिकतर। तो पिछवाई कला भी ध्यान में रखनी है। और आगे गोडलिया। अब गोडलिया जो होता है, सीधा ध्यान रखना, पशुओं के जो दाग देते हैं, पहले चलते थे जैसे कि मुगल काल वगैरह मनसबदारी प्रथा होती ना,
दो दाग वगैरह ऐसे मतलब निशानी होती थी। अब निशानी दाग किसी से भी लगा सकते थे, उस समय जो है गर्म औजार गर्म करके वगैरह कैसे भी निशानी लगा दी जाती थी, उसे कहा जाता था दाग देना। ठीक है, दाग लगाते थे। तो पशुओं के शरीर पर विभिन्न कलात्मक दाग लगाना इसके अंतर्गत आता है। पशुओं को दागने की क्रिया को तो कहते हैं अटेरना, और जो दाग लगाते हैं ऊपर वो कहलाते हैं गुडलिया। ठीक है, ये भी आता है किसके अंदर, लोक कलाओं के अंदर। मेहंदी, अब देखो इतनी सारी चीजें आई तो मेहंदी भी है। मेहंदी क्या है, लड़कियां जो हाथों में डिजाइन करती है ना कई तरह की, मेहंदी वही है, मांगलिक अवसरों पे और त्योहारों पे लगाई जाती है। अपने आसपास अपने कन्याओं को वगैरह देखा है, ठीक है, अपनी छोटी छोटी बहनें माताएं इन सभी को देखा है जो मेहंदी लगाती है या लगवाती है। मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत की। विभिन्न अवसरों पर महिलाओं बालिकाओं द्वारा मेहंदी लगाना और सोजत की प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। कोठियां, अब कोठियां क्या होगी बताओ, कोठी में क्या रखी जाए, धान रखी जाए, अनाज रखा जाता है, तो मिट्टी की होती है। वैसे ज्यादातर ये जो कोठियां लोक कला में आ रही है ये मिट्टी की आती है, वैसे आजकल लोहे की स्टील की सब आती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के पात्र होते हैं और इन पर विभिन्न चित्र बने होते हैं, इनमें भी अलग अलग चित्र बना देते हैं, ये कोठियां कहलाते हैं। फिर एक ध्यान रखना, व्हील। व्हील क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी मोटी वस्तुओं को रखने के लिए खपच्चियों व मिट्टी से बनाई हुई, लुगदी वगैरह भी लेते हैं, खपच्चियों और मिट्टी से बनाई हुई महल नुमा आकृति होती है, इसमें झरोके वगैरह छोटे छोटे बनाए जाते हैं, तो ये कहलाती है व्हील। अब इनमें से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप लोगों का गलत तो नहीं होगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ साथियों आप लोगों के लोक कलाएं जो है वो पूरी हो चुकी है। हस्तकलाएं हो गई, ठीक है, लोक कलाएं हो गई। अब लोक नाट्य, लोक संगीत, लोकगीत और साहित्य, ये कोई 4-5 बड़े बड़े टॉपिक रहे हैं संस्कृति में। इन सभी टॉपिक को करने के बाद में अपन राजस्थान का भूगोल विधिवत तरीके से शुरू करेंगे। स्कूल व्याख्याता के कई सारे बच्चे भी इंतजार करेंगे सर भूगोल शुरू करें, तो हम भी पढ़े करेंगे, क्योंकि नवीनतम भूगोल अपन को पढ़ना ही है। वैसे भी भूगोल पढ़ाई काफी समय हो गया इस चैनल पे भी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पढ़ाया था, उसके बाद में स्कूल व्याख्याता में हाँ पढ़ाया था, लेकिन रीट में पढ़ाया था, लेकिन फिर वापस अभी काफी टाइम हो गया और नए जिले बने, उनके बाद में मैंने भूगोल पढ़ाया नहीं है। तो भूगोल की क्लासेस शुरू करेंगे, उसके बाद में भूगोल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा, क्योंकि राज व्यवस्था के सवाल भी वन रक्षक में अपन ने देखे हैं, 4-5 भी है तो है, लेकिन उसे भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो ये लगभग जो है अपन एग्जाम से आप मान के चलो 2-2.5 महीने पहले तक ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, और फिर 2-2.5 महीने जो बचेंगे अपने पास में बम्बा बोर्ड रिवीजन। ठीक है, दे रिवीजन धड़ाधड़, जब तक अपने गणित की क्लासेस हो जाएगी, पशुपालन की भी हो जाएगी, पशुपालन तो बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नरेंद्र सिंह जी भाटी सर भी आपको रिवीजन की क्लासेस देंगे, और ओपीडी पे भी क्लासेस आएगी आप लोगों के लिए। और जैसे ही बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में साइंस की क्लासेस भी आप लोगों के लिए आएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा एलडीसी में जो इन टॉपिक के अलावा जो एलडीसी के अंदर सिलेबस है, कई सारे टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो भी मुझे देने हैं, वो भी पढ़ाने हैं। सभी विद्यार्थी आस रखते हैं, तो सभी के लिए थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। तो जो भी है देखो, प्लानिंग के अनुसार बढ़ेंगे आगे, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसी प्लानिंग बनेगी, जैसी स्ट्रेटेजी बनेगी वो बता दी जाएगी। आप तो पढ़ें, अभ्यास करते रहें साथ साथ, और बिना नेगेटिव विचारों के आगे बढ़े, क्योंकि जितने पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप गेन करोगे। यदि पॉजिटिव नहीं रहते हो, नेगेटिव होते हो, तो नुकसान आपका ही है और किसी का नहीं होता। इसलिए भी पॉजिटिव, कोई कुछ कहता है तो ओम इग्नोराय नमः, और आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।